Hello my dear friends and students, once more you are welcome to my YouTube channel English Max। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सुपर टेट में 10 क्वेश्चन अंग्रेजी के आते हैं और अभी तक एक पेपर हुआ है सुपर टेट का जो 2019 में हुआ था। उसी के बेस पे, उसी के बिहाफ पे हम लोग ये अंदाजा लगा पाते हैं कि अंग्रेजी में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस की संख्या 10 है और किस टाइप के क्वेश्चन होंगे इसके लिए हमारा आधार केवल 2019 में जो पेपर हुआ था वही है। तो 2019 के क्वेश्चन पेपर्स के बेस पर हम लोग आगे अंदाजा लगाएंगे और आगे आपको जो सेट मिलने वाले हैं उसमें उसी तरह के कुछ क्वेश्चन हमने बनाने के प्रयास किए हैं। उम्मीद है कि वो मेरा प्रयास अच्छा बन पाया होगा। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो 2019 में जो क्वेश्चन आए थे 10 वही हैं। और आज के बाद जो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें प्रीवियस ईयर का कुछ भी नहीं मिलने वाला, ना हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और ज्यादा पाएंगे क्योंकि एक ही बार अभी तक पेपर हुआ है। तो उसी के आधार पर हम अपनी ओर से कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, प्रयास किए हैं। और ये भी आप लोग यकीन मान के चलिए कि जो 2019 में क्वेश्चन 10 आए थे वही क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे, इस बात की कोई संभावना नहीं है। हो सकता है कि वही क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, हो सकता है उसी टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पूछे जाए, ये भी हो सकता है कि उन टॉपिक्स से जिससे उस बार क्वेश्चन पूछा गया था एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए। फर्ज कीजिए उदाहरण के तौर पर जैसे 2019 में जो क्वेश्चन एक आया था वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन था। 10 में से एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का था। इनडायरेक्ट नरेशन में एक सेंटेंस दिया था, पूछा था कि उसका डायरेक्ट क्या होगा। तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, क्या आप श्योर हो सकते हैं कि इस बार भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा? मुझे तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता। हो सकता है 50% चांस है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ही क्वेश्चन होंगे, 50% चांस है कि हो सकता है इस बार वो एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन दे दें। पिछली बार उन्होंने एक टेंस चेंज करने का क्वेश्चन दिया था, एक वर्ब थी हाइट्स लिखा था, उसकी पास्ट टेंस बनाने के लिए दिया था। क्या जरूरी है कि इस बार फिर वो किसी वर्ब का पास्ट टेंस बनाने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि टेंस बदलने के लिए क्वेश्चन पूछें, हो सकता है कि टेंस बदलने का क्वेश्चन ना पूछें बल्कि किसी और टेंस में, या हो सकता है कि वर्ब के टेंस से छोड़ करके वर्ब की फॉर्म का क्वेश्चन पूछ लें, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन पूछ लें। हो सकता है वर्ब से कोई क्वेश्चन ही ना पूछे। तो मतलब हम ये कुछ फिक्स, मतलब क्या हुआ, टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के नहीं चलना चाहिए कि जो पिछली बार पेपर आया था हूबहू उसी टॉपिक से वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए कुल क्वेश्चंस की संख्या उनको पूछनी है 10 क्वेश्चन है और अंग्रेजी में करीब 25 टॉपिक्स होते हैं। तो 25 टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछेंगे तो 25 टॉपिक हो जाएंगे। 10 ही क्वेश्चन पूछना है तो 10 टॉपिक तो छूटेंगे ही छूटेंगे। इसलिए आप ओवरऑल अंग्रेजी को लेकर के चलिएगा, पेडागोजी को भी साथ में रखिएगा, वोकैब को भी साथ में रखिएगा, पूरे ओवरऑल अपनी तैयारी करिए। और मैं जो आपको आगे सेट देने वाला हूं आज के इस 10 क्वेश्चन के सेशन के बाद, जो मैं आपको सेशन देने वाला हूं, जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं वो मैंने ओवरऑल ग्रामर को कवर करके बनाए हैं। हाँ, लेवल मैंने सुपर टेट का ध्यान में रखा है। तो आगे की प्लानिंग अब आपको अगले सेट में मिलेगी जब हम लोग 20 क्वेश्चंस के सेट करने लगेंगे। अभी फिलहाल आज शुरू करने जा रहे हैं आपका 2019 में पूछे गए 10 क्वेश्चंस का ये सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका 2019 का सुपर टेट का पेपर जिसमें 10 क्वेश्चन आए थे। हम लोग इसी को आज करने जा रहे हैं। देखिए ये है प्रीवियस पेपर डिस्कशन आपका 2019 का सुपर टेट, ठीक है। चलिए इसी पेपर को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा हुआ था, आप देखेंगे कि ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा है 31, 32। डायरेक्शन आपके सामने एक बार पढ़ देता हूँ। देखिए डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है ये आप यहाँ कर लीजिए। डायरेक्शन में देखिए लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 32 तक कितने क्वेश्चन हो गए? कुल हो गए आपके 2 क्वेश्चन। किस पर बेस्ड हैं? पैसेज पर बेस्ड हैं। कहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा,
क्वेश्चन में पैसेज सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है शायद, कि पैसेज जब आपको करना हो तो आप पहले पैसेज ना पढ़िए, क्या करिए, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ऑप्शन को बिना देखे। शर्त यह है क्वेश्चन ना पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िएगा, ऑप्शन ना पढ़िएगा, सीधे सीधे आते हैं हम लोग कहाँ पर, क्वेश्चन पर। ठीक, चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट। ध्यान रखिएगा, पूछा क्या है, अपोजिट पूछा है। मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट, एक पैसेज में एक वर्ड दिया होगा, वर्ड क्या है, डिप्लीट एक वर्ड है, उसका अपोजिट पूछा गया है। तो ऐसे अब अभी लगाएंगे डिप्लीट का अपोजिट तो ठीक नहीं होगा, पहले हम लोग पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ने के बाद वहाँ पर डिप्लीट वर्ड किस सेंस में यूज किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग जहाँ वहाँ जिस सेंस में होगा उसी के सेंस का अपोजिट यहाँ लगाएंगे, क्योंकि अगर अपने मन से लगाएंगे तो संभावना है कुछ गलत हो जाने का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी ऑप्शन नहीं देखना है आपको, मैंने मना किया है अभी ऑप्शन ना देखिएगा। तो इसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। मेन क्वेश्चन का हिस्सा जो है वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ऑथर। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं करना है, कोई चीज़ आपको पसंद है, आपको अच्छी लगती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऑथर ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है वो ऑथर के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। और ऑथर के अकॉर्डिंग आइडियोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये की पॉइंट हो गया हमारा, इसका आइडियोलॉजी की पॉइंट है इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में। तो आपको ये आइडियोलॉजी वर्ड को अपने जहन में बैठा लेना है, जब भी हमें आइडियोलॉजी से रिलेटेड कुछ मिलेगा पैसेज में, वहाँ इस क्वेश्चन का आंसर मिलने के चांसेज हैं। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गए, एक बार फिर देख लीजिए, एक ये वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आइडियोलॉजी इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में आइडियोलॉजी क्या है ये पूछा गया है। और एक क्वेश्चन फिर से रिपीट करते चलते हैं, आपको पूछा है डिप्लीट का अपोजिट मीनिंग, ठीक है ना, एंटोनियम। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग पैसेज और देखते हैं कि पैसेज से हम लोगों को क्या आंसर मिलता है। ठीक है, चलिए आइए, पैसेज से हमें क्या आंसर मिलता है, तो शुरू करते हैं। पॉवर्टी इज क्रूअल, कोई आंसर नहीं मिला। बट क्योरेबल, ये भी हमारा कोई आंसर नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं था। द ओनली नोन क्योर इज इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म इंस्टेड ऑफ वोली आइडियोलॉजी, यहाँ भी हमको कोई आंसर नहीं मिला हमारे क्वेश्चन का। द फील्ड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स द ट्री ऑफ आइडियोलॉजी, यहाँ हमको क्वेश्चन मिल रहा है, यही क्वेश्चन पूछा था इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ मिल रहा है आंसर, ध्यान रखिएगा ज़रा। अब इसको पढ़ते समय इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, ये रहा हमारा आंसर वाला टॉपिक। इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स द ट्री ऑफ आइडियोलॉजी क्या है, द ट्री ऑफ आइडियोलॉजी हैज़ नेवर बोर्न एनी फ्रूट, ये है आपका आंसर। ध्यान रखिएगा, दूसरा वाला क्वेश्चन जो पूछा था कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में आइडियोलॉजी ने अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिया है, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फिर आगे बढ़ते हैं, वी हैव काउंटलेस चांसेस ऑफ डेवलपमेंट, वी हैव काउंटलेस चांसेज ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ ये लिखा है वी हैव काउंटलेस चांसेज ऑफ आर डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई व्हेन दे आर सीज्ड, दे डाई व्हेन नेग्लेक्टेड, वी हैव बेयरली टैप्ड our immeasurable potential of growth, immense manpower, superb skill and enterprise are to India। ठीक, enterprise to India क्या है, what oil to Middle East, इंडिया के लिए enterprise का वही हाल है जो मिडिल ईस्ट के लिए ऑयल की कंडीशन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और लेते हैं, ये रहा हमारा आंसर, थोड़ा ऊपर करके देखते हैं। यहाँ लिखा है द ओनली, देखिए क्या लिखा है, द ओनली डिफरेंस इज दैट ऑयल विल बी डिप्लीटेड, ये हमारा आंसर मिल गया। ठीक है ना, याद आया आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया था, डिप्लीटेड का अपोजिट, ये रहा आपका आंसर, डिप्लीटेड यहाँ है। तो इन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में ऑयल की जो पोजीशन है वही हमारे देश में, हमारे इंडिया में इंटरप्राइज की पोजीशन है। होता क्या है कि डिफरेंस यही है कि ऑयल विल बी डिप्लीटेड, तेल जो है जैसे जैसे हम यूज करेंगे वैसे मिनरल ऑयल ख़त्म होता जाता है, वो फिर से बनता नहीं है। और ह्यूमन रिसोर्स विल नेवर बी, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, जबकि ऑयल जो है
उसको क्या करते हैं, जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं आयल ख़त्म होता जाता है। तो यहाँ जो डिप्लीटेड का सेंस है वो किस सेंस में आया है, डिप्लीटेड, देखिए डिप्लीटेड आया है ख़त्म हो जाने के सेंस में। डिप्लीटेड का मतलब यूज के साथ साथ ख़त्म होते जाना। और पूछा गया था इसका अपोजिट, तो इसका मतलब हमें लगाना है कि यूज के साथ साथ जो चीज़ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, आइए ढूंढते हैं हम लोग अपना आंसर अब। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि पूछा गया है अपोजिट, किसका अपोजिट पूछा है, डिप्लीट का। और अभी हम लोगों ने पाया कि डिप्लीट का मतलब होता है जिस चीज़ को हम जैसे जैसे यूज करते जाते हैं वैसे वैसे ख़त्म होता जाता है, तो कहते हैं डिप्लीट हो जाना। अब डिप्लीट होने का अपोजिट क्या होगा, रीजेनरेट का मतलब होता है यूज के साथ और बढ़ते जाना, पैदा होते जाना। तो ये तो अपोजिट है डिप्लीट का, ये अपोजिट हो गया। ठीक है, ये हो गया अपोजिट डिप्लीट का, अच्छी बात। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, ये तो साइनोनियम हो जाएगा। क्वेंच का मतलब प्यास बुझाना, ये होगा नहीं। इन्फ्लेट का मतलब बढ़ना, लेकिन वगैरह महंगाई वगैरह के सेंस में होता है, ये चीज़ नहीं आएगी। तो डिप्लीट का जो सबसे सुटेबल आंसर है अपोजिट में, वो क्या हो गया आपका आंसर ए। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ ए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो था वो 31 से 32 था, और यहाँ मैंने इसकी नंबरिंग जो कर दी है 1 2 3 4 5 में। आप समझ जाइएगा इसको, इतने समझदार तो आप हैं ही, फिलहाल मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है पैसेज का, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा था, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, याद आया आपको क्वेश्चन आपका। इसमें दिया है पहले आइडियोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, आइडियोलॉजी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। बिल्कुल नहीं, ये था नहीं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स आइडियोलॉजी हैज़ बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट, इससे शायद ही अभी तक कोई रिजल्ट मिला है। ये आपको निशान याद आया, हमने निशान लगाया था, इसी को गोल किया था, और मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हमारी आइडियोलॉजी ने अभी तक कोई रिजल्ट नहीं पैदा किया है। तो यही है हमारा आंसर। अच्छा, सी में क्या है, इज़ नॉट फ्यूटाइल। हालांकि अब मैं पढ़ दे रहा हूँ, इज़ नॉट फ्यूटाइल कंसिडरेशन हैज़ प्रूव्ड टू बी बेसिक रिक्वायरमेंट, जबकि आपको आंसर मिल चुका है। फिर भी इसलिए पढ़ा इसको कि यकीन हो कि सी और डी आंसर नहीं है, केवल बी ही इसका आंसर हो पाएगा, क्योंकि ऐसा राइटर का, ऑथर का अपना विचार है, जैसा कि उन्होंने पैसेज में लिखा है। आपके विचार से ये हो या ना हो, आप अपने मन में चाहे जो सोचते हो, लेकिन आपका आंसर उसी के अकॉर्डिंग होगा जो पैसेज में दिया होगा। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिया है पैसेज का। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने चमक रहा है, दमक रहा है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपका लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस है जिसमें आपको करेक्ट प्रोनाउन भरना है। ठीक, करेक्ट प्रोनाउन देखिए लिखा है वन शुड लव डैश कंट्री। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ आपको पजेसिव भरनी है। ये पजेसिव किसके लिए लगेगी, वन जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है वन। तो वन की जो पजेसिव केस होगी, वन की पजेसिव केस हिज हो नहीं सकती, वन की पजेसिव केस हर हो नहीं सकती, और माय नहीं हो सकती। क्या होगा, वन की पजेसिव केस होती है वंस। तो आपका आंसर कौन सा होगा, सी होगा। तो तीसरे वाले क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सी। हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ जो भी आप भर रहे हैं पजेसिव में, वो किसके लिए भरना चाहिए, सब्जेक्ट के लिए भरना चाहिए। तो वन का पजेसिव वंस होता है, ना कि हिज या हर या माय। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। फिर बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन है किसका, फोनोलॉजी का। द नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड। तो बहुत से लोगों को ये पता है कि जो ए ई आई ओ यू, कुछ लोग इस तरह वाले हैं ना, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, और ओ हो गया, और यू हो गया, तो लगता है कि ये 5 वावेल होते हैं। हाँ ठीक है, इन 5 सिंबल्स, इन 5 लेटर्स से ही अंग्रेजी में सारे वावेल साउंड बनते हैं। उसके बाद आपको क्या लगता है कि बाकी जो कंसोनेंट साउंड होते हैं वो कितने हो गए, 21। बहुत से लोगों को ये मन में चल रहा था।
पर ऐसा कोई ऑप्शन देखिए यहाँ दिया नहीं है। यहाँ 22-22 का दिया है, यहाँ 5 और 39 का दिया है, यहाँ 10-34 का दिया है, ये 20-24 का दिया है। तो अगर आप ये सोच रहे थे तो ये ऑप्शन भी तो आपको यहाँ कहीं मिला नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि ये आंसर सही नहीं होगा। एक्चुअली अंग्रेजी में जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की संख्या है वो पेडागोजी में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है फोनोलॉजी। तो फोनोलॉजी के टॉपिक में ही पढ़ाया जाता है कि फोनोलॉजी में कितने तरह के साउंड होते हैं। तो वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, ये हो गई फोनोलॉजी। तो फोनोलॉजी में वॉवेल कॉन्सोनेंट्स में संख्या जो होती है, एक्चुअली वॉवेल्स की संख्या होती है अंग्रेजी में 20 और कॉन्सोनेंट की संख्या होती है अंग्रेजी में 24। ठीक है, ये जब आपको फोनोलॉजी पढ़ाएंगे तब बताएंगे कभी। तो 20 और 24 का कॉम्बिनेशन होता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट का अंग्रेजी के भाषा विज्ञान में। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। अब वॉवेल्स 20 कहाँ से आए ये कभी फिर चर्चा करेंगे जब आपको सारे वॉवेल्स पढ़ाने लगेंगे तो। ठीक, अभी पेपर डिस्कस करना है तो आप केवल संख्या समझ लीजिए। वो 5 और 21 के प्रेयर में मत रहिएगा, वो धोखा दे देगा। और वॉवेल्स और कंसोनेंट्स की जो करेक्ट संख्या है अंग्रेजी में है वह 20 और 24। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग आते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। पूरा क्वेश्चन एक बार में स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है, इसलिए क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसका इंस्ट्रक्शन क्या है कि डायरेक्ट नरेशन क्या होगा। नीचे एक गिवन सेंटेंस दिया हुआ है, इसका डायरेक्ट नरेशन क्या होगा। तो डायरेक्ट नरेशन के लिए आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इसके इंडिकेशन क्या कहते हैं, डायरेक्शन को मैं ऊपर कर देता हूं। अब आपको पूरा आंसर करीब करीब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो जो ब्लू में डायरेक्शन है, डायरेक्शन हटा के हम आपको दे रहे हैं। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर। ठीक है, सेट कर दिया हूँ, शायद पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड, अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट, ये दैट लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्ट में है। ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक व्हाइल ही वाज अवे। देखिए इन्फॉर्म्ड क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। और ये आपका इतना पोर्शन हो गया क्या, रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग आपकी पास्ट में है तो जाहिर सी बात है रिपोर्टेड भी पास्ट में की गई है। और यहाँ लगा होगा, जहाँ दैट लगा है यहाँ इन्वर्टेड कामा लगा होगा, ऐसे यहाँ इन्वर्टेड कामा लगा था दैट की जगह पर। और ये जो कुड लिखा हुआ है, ये कुड क्या रहा होगा, कुड रहा होगा कैन। जब एक्टिव होगा तो एक्टिव में कैन रहा होगा, तभी सॉरी एक्टिव बोल रहा हूँ गलती से, डायरेक्ट की बात करनी थी मुझे। तो डायरेक्ट नरेशन में यहाँ कैन रहा होगा तभी तो कुड बना है, क्योंकि जब रिपोर्टिंग पास्ट में होती है तो मॉडल वर्ब कैन होती है, तो हम इसको क्या बदल देते हैं, कैन को कुड में चेंज कर लेते हैं। बात समझ में आई। तो ये कुड का हमें क्या बनाना होगा, जब हम डायरेक्ट बनाएंगे तो कुड का कैन बनाना होगा। तो एक क्लू यहाँ पकड़िए और यहीं से सारा चेक कर लीजिए। अगर 2 ऑप्शन में कैन मिलता है तो हम थोड़ा एक स्टेप और बढ़ेंगे। अगर केवल एक ऑप्शन में कैन मिलता है तो वहीं इनका इस क्वेश्चन का राम नाम सत्य हो जाएगा। तो कुड, अब पहला क्वेश्चन आप चेक करिए एक तरफ से, चलिए चेक करते हैं। पहले क्वेश्चन में जो देखिए ए वाला है, इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर विल लिखा हुआ है, तो ये तो हमारा होने वाला नहीं, ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, यूज माई बाइक, यूज माई बाइक व्हाइल आई गो अवे, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ये होने वाला नहीं। तीसरा क्वेश्चन में ये देखा है यहाँ पे यू कैन लिखा हुआ, इसकी संभावना बढ़ गई, क्या हमको लगता है पूरा पूरा चांस है। चौथे में क्या लिखा है, विल लिखा है। तो फिलहाल जब यहाँ विल नहीं हुआ तो यहाँ विल कैसे होगा, दोनों विल वाले कट गए, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, एक ही में हमको कैन मिल रहा है। तो और ज़्यादा तामझाम किए बगैर आप इस निष्कर्ष पर आराम से पहुँच सकते हैं कि यही सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में कुड है उसके लिए हमें कैन चाहिए था, डायरेक्ट में कैन चाहिए था, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कैन लगा हुआ है, तो और ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। आपको पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी है अंडरलाइंड वर्ड की, ठीक है। ये अंडरलाइंड वर्ड ना भी बताएं तब भी समझ जाएंगे आप लोग। तो अंडरलाइंड वर्ड क्या है, इनफ है, इसको अंडरलाइन किया गया है। पूरा सेंटेंस क्या है, ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। तो इंटेलिजेंट इनफ, देखिए इनफ के बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, हालांकि आपको पता होगी लेकिन एक टीचर सेटिस्फेक्शन होता है। इनफ अगर
किसके पहले लगा हो, बिफोर नाउन, ध्यान रखिएगा। इनफ अगर नाउन के पहले लगा हो, ठीक है, इनफ अगर नाउन के पहले लगा हो, ध्यान रखिएगा, ये है बिफोर, समझ जाइएगा। इनफ अगर नाउन के पहले लगा हो तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और अगर इनफ किसके, एडजेक्टिव के बाद लगा हो, ठीक है, इनफ अगर एडजेक्टिव के बाद लगा हो तो ये क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। तो इनफ जो है एडजेक्टिव के बाद, ये देखिए इनफ एडजेक्टिव प्लस, ये अगर एडजेक्टिव के बाद लगा रखा है आपने, ठीक, एडजेक्टिव के बाद, तो ये क्या होता है, तब ये होता है एडवर्ब, ठीक। अब हम चेक करते हैं कि हमारे इस सेंटेंस में कैसे लगा हुआ है, एडजेक्टिव के बाद लगा है या फिर नाउन के पहले लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है इंटेलिजेंट, ठीक है, देखा आपने, यहाँ लिखा है इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट के बाद लिखा है क्या, इनफ। तो आपका इंटेलिजेंट क्या हुआ, इंटेलिजेंट है आपका एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बाद इनफ लगा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव की मात्रा बता रहा है, इसलिए ये इनफ क्या होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए एडवर्ब। अगर ये नाउन के पहले लगा होता तो एडजेक्टिव होता, अगर ये एडजेक्टिव के बाद लगा हुआ है तो ये एडवर्ब है। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ये रहा आपका ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर सही क्या होगा, ए, ये एडवर्ब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 10 में से 6 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन, ठीक। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पार्ट ढूंढना है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ा होगा, एक सब्जेक्ट पार्ट होता है, एक प्रेडिकेट पार्ट होता है, जहाँ से वर्ब शुरू होती है उसके पहले का हिस्सा सब्जेक्ट होता है। लेकिन ऐसे ही आप धारणा पाल के रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। यह क्वेश्चन लिखा है ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ये क्या हो गया, प्लेस, लिव्स क्या हो गई, वर्ब, अ हर्मिट क्या हो गया, सब्जेक्ट। देखिए उल्टा लिखा हुआ है, सीधा अगर लिखा जाता तो यही सेंटेंस क्या होता, अ हर्मिट सब्जेक्ट हो जाता, लिव्स क्या हो जाती, वर्ब हो जाती, और ऑन द टॉप ऑफ हिल क्या होता, प्लेस। सीधा सेंटेंस बनना चाहिए था, अ हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। अच्छा ठीक, दूसरी बात ये होती है कि वर्ब सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट होता है कौन। जब आपको सब्जेक्ट ढूंढना हो तो आप क्या ढूंढिए, एक सवाल पूछिए कौन, और कौन के बाद क्या लगा दीजिए, वर्ब, ठीक है। कौन के बाद आप लगाइए वर्ब, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। पूछिए, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, तो वो क्वेश्चन पूछिए कौन रहता है पहाड़ की चोटी पर, कौन रहता है पहाड़ी की चोटी पर। तो आंसर आपको क्या मिलेगा, एक सन्यासी, एक हर्मिट रहता है पहाड़ की चोटी पर। हु लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल, अ हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, हर्मिट, जो रहता है पहाड़ की चोटी पे वही सब्जेक्ट होगा। तो ना तो पहाड़ की चोटी सब्जेक्ट होगी क्योंकि वो रहती नहीं है, ऑन द टॉप ऑफ हिल क्या हो गया, जगह हो गई। ये देखिए ऑन द टॉप ऑफ हिल जगह हो गई, और आपका सब्जेक्ट का हो गया कौन रहता है, अ हर्मिट, ये रहा आपका सब्जेक्ट। आप सीधे क्रम में मत देखिएगा कि जो वर्ब के पहले हो सब्जेक्ट होगा, जो वर्ब के बाद होगा। ये वर्ब के पहले और बाद से मतलब नहीं है। कभी कभी होता है कि प्लेस पहले लिख दिया जाता है और सब्जेक्ट बाद में लिख दिया जाता है, अक्सर पोएम वगैरह में इस तरह का लिखा जाता है, इसको कहते हैं इन्वर्जन। खासतौर से ये पोइट्री की स्टाइल होती है, तो पोएम में इन्वर्जन कर दिया जाता है, वो भी इसलिए कर दिया जाता है कि राइमिंग मिलाने के लिए, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट वर्ब के पहले जो लगा है वही सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। सब्जेक्ट आपको सेंटेंस में ढूंढना पड़ेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता कि सब्जेक्ट से ही सेंटेंस शुरू होगा, कभी कभी सेंटेंस के लास्ट में सब्जेक्ट दिया हो सकता है, जैसे कि ये 2019 के पेपर में आप लोगों को धोखा दिया गया था। बड़ा खूबसूरत धोखा था, धोखे अक्सर खूबसूरत ही होते हैं। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब इन पास्ट टेंस। जो वर्ब है उसको आपको पास्ट टेंस में बदलनी है। आपकी वर्ब कौन सी है ये ढूंढ लीजिएगा, और अब उसकी पास्ट टेंस क्या होती है ये ढूंढिए। पास्ट टेंस का मतलब क्या हुआ, आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। सी हाइड्स हर फेस फॉर शेम, सी हाइड्स हर फेस फॉर शेम, ये हो गया हाइड्स आपकी वर्ब हो गई। तो हाइड्स क्या है, वर्ब में एस लगा है, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो हाइड हो गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हिड होती है आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और हिडन होती है आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म। 3 फॉर्म होती हैं हाइड की, हाइड, हिड और हिडन, और हिडन जैसी कोई फॉर्म होती
नहीं है। तो इसकी जो हिड है ऑप्शन नंबर सी जो है वही इसकी सेकेंड फॉर्म है, तो यही इसकी पास्ट टेंस होगी। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ खास समझाने को नहीं था, इतना तो आप लोग खुद ही समझदार हैं। अगर वर्ब की फॉर्म्स आपको नहीं आती हैं तो मैं कुछ कहूँगा नहीं आपको, ठीक है, आप खुद ही समझदार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। ये रहा आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो क्या है? टाइप ऑफ सेंटेंस। तो टाइप ऑफ सेंटेंस में कितने तरह के सेंटेंस होते हैं? 2 तरह के हिसाब पे देखेंगे। अगर स्ट्रक्चर के आधार पर देखते हैं तो सेंटेंस सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड होता है। अगर मीनिंग के बिहाव पे देखते हैं, मीनिंग के पे सेंस के बेस्ड पे देखते हैं, तो आपका जो सेंटेंस होता है वो डिक्लेरेटिव या असर्टिव होता है, इंपरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, इंटरोगेटिव होता है और ऑपरेटिव होता है। तो ये जो सेंटेंस है वो देखिएगा, 2 तो आप ऐसे ही पहचान जाएंगे, एक जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है वो इंटरोगेटिव होता है, और एक जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो एक हिंट यहाँ मिल जा रही है, हाउ वेल शी सिंग्स। देखिए सिंग्स के बाद कैसा निशान लगा हुआ है? निशान लगा है ये एक्सक्लेमेशन का। तो एक्सक्लेमेशन का निशान होगा तो जाहिर सी बात क्या होती है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। इसमें ज़्यादा पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ज़्यादा बुद्धि लगाओगे तो कभी कभी धोखा होने के चांस होते हैं। तो कुछ में बुद्धि नहीं, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। चलिए 9 क्वेश्चन हम लोग कर चुके, ये आपका रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा 10वां क्वेश्चन, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। ये थोड़ा सा तामझाम वाला क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ये पूछा जा रहा है। तो सब में दिया हुआ है यूरोपियन के पहले एन लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ 1 रुपये के पहले एन लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए यूनिट के पहले एन लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए FIR के पहले एन लगा हुआ है। 4 के चारों में आपको एन लगा हुआ दिखा है। कंसेप्ट क्या कहता है? एक कब यूज किया जाता है? आ यूज किया जाता है। कंसोनेंट साउंड के पहले ये यूज होता है कब? जब कंसोनेंट साउंड होता है। और एन कब यूज किया जाता है? ये जब वावेल साउंड होता है, ठीक। कब होता है? जब वावेल साउंड दिया होता है, तो हम लगाते हैं एन। अच्छा, ये वावेल और कंसोनेंट साउंड का क्या झाम है भाई? तो कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता। जैसे थोड़ी देर पहले भी वावेल कंसोनेंट वाले में एक समस्या आई थी ना कि 5 वावेल होते हैं कि 20 वावेल होते हैं। तो आप लोग जो 5 वावेल आपके दिमाग में बैठा है वो 5 ही वावेल नहीं होते, वो अंग्रेजी में 20 वावेल होते हैं। तो हमेशा ये जो आ एन लगाना है वावेल कंसोनेंट के पहले, इसको लगाने के पहले आप ध्यान रखिएगा किसका? साउंड का। उसको लेटर से कोई लेना देना नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें किसका? साउंड का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वावेल साउंड का मतलब क्या होता है? वो जो पढ़ने में जो प्रोनाउंस करते हैं हम, तो प्रोनाउंस करने में वावेल आना चाहिए, ना कि लिखा हुआ। अगर आपने जैसे ये लिखा है पहला वाला, देख लीजिए EU लिखा है, यूरोपियन, तो EU लिखा है यूरोपियन, इसको हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ तो हम लोग या रहे हैं ना पहले वाले में, यूरोपियन में देखिए ये या पढ़ रहे हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन से देखा जाएगा। अब इसमें और देख लो, तो ये जो यू लिखा हुआ है EU, इसको आप प्रोनाउंस कैसा कर रहे हैं? वाई के सेंस में प्रोनाउंस कर रहे हैं, ना कि ई या यू के सेंस में प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो आप जब इसको वाई की तरह प्रोनाउंस करेंगे या आप कह रहे हैं या की तरह प्रोनाउंस करेंगे, तो ये कॉन्सोनेंट होता है। भले ही लिखा वावेल में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये EU लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है EU का वो है या, ठीक है। तो इसके पहले एन नहीं लगेगा, आ लगेगा। दूसरे में आइए, ये 1 रुपये नोट लिखा हुआ है। 1 रुपये नोट में ओ को आप प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं? 1। देखिए क्या लिखा हुआ है? 1। तो पहला साउंड जो क्या आ रहा है? साउंड आ रहा है वा का, और वह कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इसके पहले एन नहीं लगेगा। क्या लेटर लिखा है ये नहीं देखा जाएगा, क्या साउंड निकल रहा है ये देखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ ब्लड। तो यूनिट में भी जो यू लिखा है उसको आप क्या पढ़ रहे हैं? या पढ़ रहे हैं। जब इसको या पढ़ेंगे तो इसके पहले एन नहीं लगेगा। इन तीनों के पहले क्या लगना चाहिए था? आ लगना चाहिए था। चौथा देख लेते हैं, FIR। FIR में यो इसको फिर तो पढ़ते नहीं हो, FIR को फिर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हो? इसको आप पढ़ते हो FIR। पहला पढ़ा आपने F, फिर आपने पढ़ा I, फिर आपने पढ़ा R।
तो जब आप इसको FIR पढ़ते हो तो पहला साउंड क्या आता है? एफ में पहले क्या निकल रहा है आपके मुंह से? आपके मुंह से निकल रहा है ए। जब आपके मुंह से ए निकलेगा तो ए के लिए क्या लगाएंगे? अब ये वावेल मिल गया हमको, एफ में पहला साउंड ए, अब मिला आपको वावेल, तो यहाँ क्या लगाना चाहिए था आपको? आ। तो देखिए FIR में आपके पहले क्या लगा हुआ? यहाँ पे आ नहीं, ये साउंड निकला क्या? वावेल का निकला, सॉरी मैंने आ बोल दिया था, ये एन लगेगा। क्यों? कि एफ में ए जो है वो वावेल साउंड है, इसलिए FIR के पहले एन लगाना पूरी तरह से करेक्ट है। तो आपके 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। इज़ दैट क्लियर? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। ये थे आपके 2019 में जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे अंग्रेजी के, उनका सलूशन और विधिवत डिस्कशन। और आई बिलीव कि आप लोगों को इस डिस्कशन से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्वेश्चन पूछिए, मुझे मैसेज करिए, और जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे, जो आपके डाउट्स होंगे, उन पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है? और आपके कन्फ्यूजन को दूर करना, यही मेरा मेन पर्पज़ है। तो चलिए फिर आज के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले डिस्कशन में। और अगला डिस्कशन आपका 20 क्वेश्चन का होगा, जो मैं अपने मन से बनाया होगा। तो जल्दी ही मिलेंगे उस डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।